वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद कॉम्पिटिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान तक के जो भी बदलाव आए हैं, इसमें हम सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अर्थात ब्रिटिश शासन जब भारत पर राज करती थी, उस समय इस प्रकार का फ्लैग चलता था भारत में। ये यूनियन जैक जो है वो ब्रिटेन के साम्राज्य को दिखा रहा है कि यह हमारे भारत पर शासन कर रहा है। पहली बार सिस्टर निवेदिता के विचार में आता है कि भारत के लिए खुद का एक ध्वज होना चाहिए, तो उन्होंने लाल पृष्ठभूमि पर एक वज्र पताका का निर्माण किया जिसमें लिखा था वंदे मातरम बांग्ला भाषा में। ये सिस्टर निवेदिता जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या। फिर वर्तमान झंडे पर हम आते हैं। सबसे पहले हम 1906 की बात करते हैं। हेमचंद्र कानूनगो एवं सचिंद्र बोस के द्वारा बंगाल प्रांत में वहाँ पे जो भी सभा होता था उसमें ये झंडा फहराया जाता था। उसके बाद फिर विदेशी भूमि पर पहली भारतीय ध्वज फहराया गया था मैडम कामा द्वारा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पे मैडम कामा ने यह ध्वज फहराया था। उसके बाद फिर हम फिर से भारत में आते हैं। सन 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। उस समय एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इस प्रकार का ध्वज फहराया जाता था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हमें भारत को डोमिनेंट स्टेट के रूप में प्राप्त करना था। फिर हम आते हैं सन 1921 में। यहाँ से पिंगली वेंकैया इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। विजयवाड़ा में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हो रहा था। इसी समय पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी से मिलते हैं और उन्होंने तिरंगे का एक प्रारूप दिखाया, लेकिन उस समय इसमें 3 रंग नहीं था, इसमें केवल 2 रंग हुआ करता था। एक हरा कलर जो कि मुसलमान संप्रदाय को डिनोट करता था और एक लाल कलर जो कि हिंदुओं के लिए बना हुआ था। महात्मा गांधी के कहने पर ही इसमें सफ़ेद कलर डाला गया क्योंकि भारत में अन्य समुदाय भी थे और आत्मनिर्भर के लिए इसमें चरखा को भी शामिल किया गया। फिर देखा गया कि यह एक सांप्रदायिक झंडा है। तो जब 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ पे इस तिरंगे का परिभाषा में बदलाव हुआ और कुछ रंगों में बदलाव हुआ। जैसे लाल के जगह में यहाँ पे केसरिया रंग को शामिल किया गया और सफ़ेद रंग को बीच में रखा गया और हरे रंग को नीचे में रखा गया और सभी पट्टियों की चौड़ाई का अनुपात समान रखा गया और इसकी परिभाषा बदली। सांप्रदायिक झंडे से यह एक देश की यूनिटी को दिखाने वाला झंडा बन गया। जैसे यहाँ पे केसरिया को अगर हम देखते हैं तो आज हम केसरिया का मतलब क्या समझते हैं? यह भारत का साहस एवं बलिदान का प्रतीक है, जबकि तिरंगे में जो सफ़ेद कलर होता है वो सत्य और शांति का प्रतीक रहता है और वहीं पे जो हरा कलर है यह उर्वरकता, भूमि की उर्वरकता और भरोसे का प्रतीक है। लेकिन 1931 में तिरंगे के मध्य में अभी भी चरखा विराजमान था। अब हम बात करते हैं आज़ादी के समय। तो आज़ादी के समय सन 1947 में तिरंगे में कुछ और बदलाव होता है जिसे हम समझते हैं। अब हम आते हैं हमारा वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर। वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मान्यता देने के लिए संविधान सभा में झंडा समिति का निर्माण होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के समक्ष बदरुद्दीन तैयब साहब ने एक नए तिरंगे का प्रस्ताव रखा जिसमें चरखे के जगह में अशोक चक्र को शामिल करने का जिक्र किया गया। हालांकि तीनों कलर केसरिया, सफ़ेद और हरा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो चरखा था वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद हमारा भारत होगा और हमारा भारत निरंतर गतिशील करेगा। उस गतिशील और सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे संविधान सभा एवं झंडा समिति ने सर्वसहमति से स्वीकार किया और यह नीले कलर, गहरे नीले कलर में है जो कि सार्वभौमिक सत्य को दिखाता है एवं निरंतर गतिशीलता को दिखाता है। हालांकि महात्मा गांधी इससे बात से नाराज हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया था। अब हम देखते हैं तिरंगे झंडे को वर्तमान में निजी व्यक्ति भी फहरा सकता है, दिन और रात में भी फहरा सकता है, उसके क्या प्रावधान है उसे। तो साथियों, अब हम भारतीय संविधान पे कुछ चर्चा करते हैं। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय, जिसमें पहला मूल कर्तव्य जो है वह है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। यह प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ मिलता है। मैं आपको 2004 का एक केस बताना चाहता हूँ। आपके सामने ये जो व्यक्तित्व दिख रहे हैं इनका नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी जब अमेरिका पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अमेरिका वाले अपने घरों में फ्लैग लगाते हैं, अमेरिकन फ्लैग लगाते हैं और जब ये भारत आते हैं तो ये भी रायगढ़ में अपनी फैक्ट्री के ऊपर में तिरंगा लगाते हैं। लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इनके तिरंगे को ले जा लेते हैं और इनके खिलाफ वारंट जारी करते हैं। तो फिर ये सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में ये अपनी बात रखते हैं कि भाई मैं अपनी देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए मैंने तिरंगा लगाया था, मैं तो तिरंगे का अपमान किया ही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों सजा मिलनी चाहिए। फिर यह दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीत जाते हैं, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है जिसे हम नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले के नाम से जानते हैं। फिर वही बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखते हैं। फाइनली सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि तिरंगा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें तिरंगा फहराना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आप तिरंगे को ससम्मानपूर्वक फहराएं। अभी तक
तिरंगा केवल और केवल दिन में फहराया जाता था। फिर 2022 में इसमें चेंज होता है। जुलाई 2022 से अब तिरंगा दिन व रात में दोनों समय फहराया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दिन और रात दोनों में तिरंगा फहराया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब रात में तिरंगा जिस जगह में फहर रहा हो वो जगह प्रकाशवान हो। साथियों, आपके सामने एक संस्थान दिख रहा है, खादी ग्राम उद्योग केंद्र, हुबली, कर्नाटक में। पूरे भारत देश में शासकीय झंडों के लिए आपूर्ति यही पूरी करता था, जो कि खादी एवं सूती से बना होता था। अब जैसे हम देखते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2022 में, हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिसंबर 2021 में इस नियम पर थोड़ा सा बदलाव किया गया और वर्तमान में मशीन से बने तिरंगे को भी मान्यता दिया गया, जिसमें पॉलिस्टर जो कि पेट्रोलियम पदार्थ होता है, इससे जो झंडे बनते हैं वो भी वैलिड कर दिए गए। अब हम देखते हैं तिरंगे के लिए कुछ मानक, जिसके लिए है ध्वज संहिता 2002। साथियों, अब हम देखते हैं भारतीय झंडा संहिता 2002 को, जिसमें 1950 और 1971 के नियम को शामिल किया गया है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि भारत के तिरंगे झंडे का प्रयोग कैसे किया जाना है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखूंगा, बाकी आप इसे गूगल से सर्च करके निकाल के पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, भारत का जो तिरंगा होगा वो 3 अलग अलग रंगों की पट्टी से बना होगा, ऊपर में केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे में हरा। और उसके बाद फिर लिखा गया है कि यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ, हाथ से बुनाई किया हुआ, खादी का एवं सूती का एवं ऊनी का बना होगा। इसी में परिवर्तन होता है दिसंबर 2021 में। और मशीन से निर्मित व पॉलिस्टर फ्लैग को भी मान्यता दिया जाएगा। पॉलिस्टर एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है। अब देखिए, झंडे का जो आकार होगा वो आयताकार होगा और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2। तो इसके 9 मानक है मिलीमीटर में। यहाँ पे अगर आपके पेपर में आए कि चौड़ाई 200 मिलीमीटर और लंबाई 300 मिलीमीटर, क्या ये झंडा का मानक हो सकता है? तो जब हम इसको काट के देखेंगे तो ये तो 3:2 हो ही रहा है। इसका मतलब ये भी तिरंगे का कोई माप हो सकता है। लेकिन जब हम इसके आकार वर्ग को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा गया है 300 मिलीमीटर व 200 मिलीमीटर। यहाँ पे इन 9 जो आकृति है इसे याद करना एकदम जरूरी है हमारे लिए। जैसे 6300 मिलीमीटर गुणित 4200 मिलीमीटर, ये लंबाई को दिखा रहा है और ये चौड़ाई को दिखा रहा है। तो लंबाई होगी 6300 मिलीमीटर और चौड़ाई होगी 4200 मिलीमीटर। तो 3600 गुणित 2400, 2700 गुणित 1800, 1800 गुणित 1200, आप सबको काट के देखेंगे तो सब में 3:2 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है उसी माप से ही तिरंगा बनाया जा सकता है। फिर से देखते हैं हम, 1350 गुणित 900, 900 गुणित 600, 450 गुणित 300, 225 गुणित 150, 150 गुणित 100। सरकारी पदाधिकारियों के ऑफिस में जो बेंच होते हैं उस मेज पर लगे होते हैं 150 गुणित 100 मिलीमीटर के तिरंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने वाहनों पर ध्वज लगा सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को। भारतीय ध्वज संहिता का धारा 9 स्पष्ट रूप से यह बताता है कि कुछ पदाधिकारी ही हैं जो अपने वाहनों पर ध्वज को लगा सकते हैं और वाहनों के मध्य या राइट साइड में, दाएं साइड में राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकते हैं। वे पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल। विदेशों में भारत के जो पदाधिकारी हैं, भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं वहाँ के कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपाध्यक्ष। राज्यों में विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। वहाँ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपनी गाड़ियों में राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपनी गाड़ियों पर तिरंगे को लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इनके अलावा कोई और अपनी गाड़ियों में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक के कि विधायक, सांसद, कलेक्टर को भी अनुमति नहीं है कि वे तिरंगे को अपनी वाहनों में लगाएं।
कुछ बातें और हैं, आप देखिएगा। जब दूसरे देशों के झंडे के साथ हमारे देश के तिरंगे को फहराया जाता है, तो हमारे देश का जो झंडा है वो देखने वालों के बाएं तरफ, लेकिन जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे दाएं तरफ लगाया जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जब भारत का झंडा फहराया जाता है तो उसके लिए ये नियम काम नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र के साथ जब तिरंगे को फहराया जाता है तो लेफ्ट साइड भी फहराया जा सकता है और राइट साइड भी फहराया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे आकृति में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। अगर किसी मेज पर दो देशों के झंडे लगाए जा रहे हैं तो वहाँ पे भारत का झंडा सामने तरफ होगा, जबकि दूसरे देश का झंडा पीछे तरफ होगा। कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ। जिस खंभे पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है उस पर और कोई ध्वज नहीं लगाया जा सकता। और अगर किसी धार्मिक स्थलों पर धार्मिक ध्वज लगे हुए हैं और वहाँ पे अगर आप तिरंगा फहरा रहे हैं तो तिरंगा की हाइट अन्य झंडों से ऊपर होगी। सॉरी। अब हम बात करते हैं तिरंगे के निस्तारण पे। अगर तिरंगा मैला हो गया हो या उसमें कटा फटा कुछ निशान पड़ गया हो या वो खराब हो गया हो तो उसे सम्मानपूर्वक दफनाया जाएगा या तो फिर उसे जलाया जाएगा एकांत में ले जाकर। अगर सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगे का अपमान किया जाएगा तो 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो ये रहा साथियों तिरंगे से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसे आप अपने साथियों तक पहुँचाएँ और शेयर व कमेंट करें। अगला आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा ऐसा ही तो आप बिल्कुल कमेंट पर लिखें। धन्यवाद।